Assalamu alaikum. My name is Rafia Rahman and today we are discussing about international trade and the beginning of the Great Silk Road. बैनुल अक़वामी तिजारत और ग्रेट सिल्क रोड की इब्तिदा अगर हम माजी पर नज़र डालें तो कदीम तरीन दौर से ही सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ और इनके इर्द गिर्द की रियासतें हमेशा से ही तिजारत में मसरूफ़ रही हैं। ना सिर्फ तिजारत बल्कि इनके दरमियान सकाफ़ती, सियासी और ख़ानदानी लिहाज से भी तबादले होते थे। अक्सर इन राब्तों की इब्तिदा तोहफ़े से शुरू होती थी या फिर नेबरिंग स्टेट्स के हुक्मरानों के दरमियान शादियों से होती थी और इसके बाद यही राब्ते सियासी इत्तेहाद, पॉलिटिकल अलायंस और फिर तिजारती रवाबित तक पहुँच गए। इस बढ़ते हुए इत्तेहाद की बदौलत आबाद किसान और कारीगरों की पैदावारी सलाहियत में खासी बेहतरी नज़र आई, जिसने तिजारत को मुख्तलिफ़ सतहों पर काफ़ी फ़रोग़ दिया। 6th सेंचुरी की शुरुआत में ये तिजारती सिलसिला मकामी और इलाक़ाई बाज़ारों से बढ़कर आसपास के बाज़ारों तक फैल गया, जहाँ मकामी लोग भी आज़ादाना तौर पर मुख्तलिफ़ सामान और मसनूआत की तिजारत कर सकते थे। बआसानी नक़्ल व हमल और माली मामलात में पेशरफ़्त से यहाँ के लोगों में काफ़ी बेहतरी आई थी। तिजारती क़ाफ़लों में इजाफ़ा हुआ। तिजारती सामान को तवील फ़ासले तक ले जाने के लिए ख़ास किस्म के ऊँट, घोड़े और बैल इस्तेमाल किए जाते थे, जिसके बाद नए और वसी ट्रेड रूट्स भी कायम किए गए। इसके साथ साथ मकामी हुक्मरानों ने अपनी करेंसी जारी करने के लिए कमोबेश वाज़ेह उसूल कायम किए, जबकि मकामी ताजिरों ने अपनी इंटरनेशनल करेंसी मार्केट को इस्टेब्लिश किया। तिजारती अशिया में शामिल कीमती पत्थर और घुड़सवार घोड़े चाइना को एक्सपोर्ट किए जाते थे और चाइना से सिल्क, चीनी मिट्टी के बर्तन और बहुत से दूसरे एक्सोटिक आइटम्स सेंट्रल एशिया, पर्शिया, रोमन एम्पायर और बाकी के मेडिटेरियन और इजिप्ट को इंपोर्ट किए जाते थे। इसके अलावा उस दौर के हाई क्वालिटी वेपन्स की तिजारत तकरीबन हर जगह की जाती थी। उस वक्त के कुछ रूलर्स ने इससे भी आगे स्ट्रेटजिकली इम्पॉर्टेंट हाईवेज़ की इस्टेब्लिशमेंट और उनकी प्रोटेक्शन के काम का आगाज़ किया, जिसमें एक ऐसी ही रोड जो कि पर्शियन रॉयल रोड के नाम से मशहूर थी। ये रोड 5th सेंचुरी में कायम हुई थी और ये तकरीबन 3200 किलोमीटर तक फैली हुआ ये रास्ता, जो कि तिग्रिस रिवर पर वाक़ तिजारती और सियासी मराकज़ को ईस्टर्न मेडिटेरियन पर मौजूद पर्शियन कंट्रोल सी पोर्ट से कनेक्ट करता था। पर्शियन रॉयल रोड को कारवासराय, पोस्टल स्टेशन और फ़ौजी छावनियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा दूसरे ट्रेड रूट्स पर्शिया को मर्व, बुखारा, समरकंद, हेरत और दूसरे कदीम शहरों से जोड़ते थे। इसके अलावा आखिर में जो लॉन्ग ट्रेड रूट्स थे वो चाइना, सेंट्रल एशिया, पर्शिया, मेसोपोटामिया जो कि इराक़ का इलाका था, उसे मेडिटेरियन के साथ कनेक्ट करते थे। बहुत से स्कॉलर्स का ये मानना है कि 2nd सेंचुरी में हान डायनेस्टी के दौर में सिल्क रोड की इब्तिदा हो चुकी थी, क्योंकि हान एम्पायर के रूलर्स ने ही सेंट्रल एशिया, पर्शिया और यूरोप के लिए ट्रेड रूट्स को डिस्कवर किया था। यहाँ की जोग्राफिक और क्लाइमेट सिचुएशन को अगर देखा जाए तो पामिर्स, चांगशान और हिमालय के ऊंचे पहाड़ यहाँ की ट्रेड में बहुत बड़ी रुकावट साबित होते थे। ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स के पास दो चॉइसेस होती थी। एक तो वो ये कि ट्यांशान और पामिर्स के पहाड़ों पर मौजूद काशगर, बल्ख, मर्व के रास्तों से गुजरकर फिर पर्शिया और मेडिटेरियन तक पहुँच जाएं, और दूसरी चॉइस ये थी कि बालासगुन, चच, ताशकंद, समरकंद, बुखारा और मर्व के रास्ते से पर्शिया और मेडिटेरियन तक पहुंच जाएं। इस बात में कोई शक नहीं कि तिजारत के लिहाज से सिल्क रोड की अपनी ही एक अहमियत रही है और इसकी वजह से इस पूरे रीजन में पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली बहुत डेवलपमेंट्स हुई। बट अनफॉर्चुनेटली चाइना में हान डायनेस्टी और सेंट्रल एशिया में पार्थियन डायनेस्टी की डिसइंटीग्रेशन के साथ ही सिल्क रोड की 400 साला तिजारत का ख़ात्मा भी हो गया। इसके बाद टैंग डायनेस्टी के दौर में 7 और 8 सेंचुरी के दरमियान सिल्क रोड को दोबारा तामीर किया गया और फिर सिल्क रोड को मंगोल एम्पायर के दौर में 13th और 15th सेंचुरी के दरमियान री इन्वेंट किया गया।